पेपर टू में अगर आपने पेपर टू करते हुए अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी और सिली मिस्टेक कर दी तो मेरे भाई फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा ए को स्कोर करना। ओ लेवल्स के जो ग्रेड है ना वो फिर ओ लेवल्स तक ही रह जाएंगे, ए लेवल्स के ग्रेड बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए पेपर टू को जितना 100% सही करने की कोशिश करें, फुल मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करें। ठीक है, और कोई भी टॉपिक अगर इनकम्प्लीट रह गया है, आपने बाद में ज्वाइन किया था, कोई टॉपिक में कंफ्यूजन रह गई हैं, तो डू लेट मी नो, प्लस गेट द रिकॉर्डिंग बैकअप ताकि आप उस चीज का डिटेल कॉन्सेप्ट समझें। केमिस्ट्री इज नॉट लाइक कि ऊपर ऊपर से बात समझ लें। अगर आपको पहले से कोई चीज समझ में आती है एंड यू जस्ट नीड टू रिवाइज, तो फिर उसको समराइज वे में करना बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज अगर आपको कोई बेसिक डिफिकल्टी है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग में, शेप्स में, किसी भी चीज में, तो वो फिर आप उसको कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे प्रॉपरली तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो चलिए भाई बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, बहरहाल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, चूंकि हम पूरा एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं इसलिए टाइम लगता है, तो बाकियों का इंतजार ना करते हुए पेपर की तरफ चलते हैं बेटा। आज जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट पेपर अवेलेबल फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, दैट इज February March 2024। so this is the most recent paper available on the for the practice purpose। ठीक है, पिछले 1-1.5 महीना पहले हुआ हुआ ये पेपर है। और अगेन मैं हमेशा ये बात बताता हूँ ए लेवल्स वालों को भी और ओ लेवल्स वालों को भी कि जो February March के वेरिएंट होता है, ये मोस्ट रीसेंट ईयर का वेरिएंट सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि आपको देखें, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि नंबर वन जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जब आप February March का पेपर कर रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आपने प्रेफर करना है अपनी तैयारी के लिए कि यार ये टॉपिक्स मुझे और ये आपको एक हिंट मिल गया कि यार ये टॉपिक्स जो है ना आपको करने हैं और ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने, और उसके बाद बहुत सारे अदर टॉपिक्स करने। दूसरा एक तरीका ये है कि भाई आप देखते हैं कि यार ये टॉपिक्स February March में जो आ गए हैं तो इनसे एसोसिएटेड टॉपिक्स कौन से हैं, तो उन टॉपिक्स को भी आप ज्यादा फोकस करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने का मौका मिलता है और आप एग्जाम में और कॉन्फिडेंट होके जाते हैं। तो बेटा विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। ठीक है, अगेन कोशिश करना है, पार्टिसिपेशन करनी है। मैंने भी ये पेपर अभी प्रॉपरली गो थ्रू नहीं किया था, तो आए मिलके सॉल्व करते हैं। तो टोटल मार्क आप अच्छे से जानते हैं 60 मार्क्स का पेपर होता है, 1 hour 15 मिनट में करना होता है, दैट इज द सेम टाइम फॉर पेपर वन। और ये बात समझनी है कि 1 hour 15 मिनट गुजरने में टाइम पता नहीं चलता। इसलिए मैं बार बार बता चुका हूँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में अप्रोच क्या है कि जो पार्ट आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है आप उसको छोड़कर आगे वाला पार्ट पहले कर लें ताकि आपका टाइम सेव। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगी बेटा। बिस्मथ इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए ग्रुप 15 लिखा हुआ है, तो ग्रुप 15 नॉर्मली आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके पढ़ते हैं, तो लेकिन पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं अगर आपको याद दिलाते हैं ग्रुप 15 किसकी बात हो रही है। तो पीरियोडिक टेबल ये मौजूद है बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये है ग्रुप 15। ठीक है, नाइट्रोजन वाला जिसे आप ग्रुप 5 कहते हैं। ठीक है, इसकी जो नंबरिंग होती है पीरियोडिक टेबल की, आपको ये बताता चलूं कि बेटा एक तरीका ये है कि आप इसको रोमन में नंबरिंग करते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, ग्रुप 5 6 7 8, और एक है न्यूमेरिक नंबरिंग जिसमें 1 2 और फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18। उसमें जो आपका ग्रुप 7 है वो 17 बन जाता है, जो ग्रुप 5 है वो 15 बन जाता है। ठीक है ना, तो ग्रुप 15 का मतलब ये हो गया कि ग्रुप 5 की बात हो रही है, इस वाले ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है जी, ओके चलते हैं वापस। ओके, तो बिस्मथ हैज अ मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, बिस्मथ अभी हमने देखा था, उस ग्रुप में एक एलिमेंट मौजूद था, Bi करके इसका सिंबल था। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द मेटालिक बॉन्डिंग इन बिस्मथ। बेटा ये तो ओ लेवल के लेवल का सवाल है, कैसे बनाते हैं मेटालिक डायग्राम। आपको पता है मेटल के डायग्राम क्या शो करना लाजमी होता है बेटा, बोलिए। आप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स शो करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स आप कंपास से बना सकते हैं,
हाथ से भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के हो, लेयर पैटर्न बनाइएगा। और जनाब आली लेबल डायग्राम बनानी है तो आप पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए सराउंडिंग में। अबू बकर ऐसे ही होगा? यस सर। अबू बकर, रवाहा, ओके। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखा दें, ज्यादा खाली जगह मत छोड़िएगा, और फिर उसको लेबल कर दीजिए। ये आ गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ गए आपके पॉजिटिव आइंस। आप इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स भी लिख सकते हैं। दैट्स इट। एक नंबर क्यों मिल रहा है इतने सारे काम का? क्योंकि भाई बच्चों वाला काम है, तो ओ लेवल्स में आता है। आगे चलते हैं। बिस्मथ रिड्यूसेस वाटर। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक अननोन रिएक्शन वो दे रहा है, लेकिन आपको समझा रहा है। बिस्मथ रिड्यूसेस वाटर टू फॉर्म बिस्मथ ऑक्साइड, अ कलरलेस गैस दैट इग्नाइट्स विद अ स्क्वीकी पॉप आल्सो फॉर्म्स। पूरा रिएक्शन उसने आपको वर्ड इक्वेशन में दे दिया कि बिस्मथ जो है जब रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो आपको पहले भी बताया था कि देखो देयर आर सम मेटल्स जो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और देयर आर सम जो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बना रहे होते हैं, और जो थोड़े रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं वो ऑक्साइड बना रहे होते हैं। या इसका मैंने यूं भी बताया था कि जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो वाटर से रिएक्ट करते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखना बेटा इसको। ये कॉन्सेप्ट तो ओ लेवल का है, लेकिन काम ए लेवल तक आएगा। क्या कहा मैंने? लेट मी से दैट अगेन। जो एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, और जो मेटल्स रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं, रिलेटिवली मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसको याद रखने का, कि जो एलिमेंट स्टीम से रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जो एलिमेंट अल्लाह आपका भला करे वाटर से रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड बना लेगा। तो बिस्मथ, और यहाँ तो आपको एग्जामिनर ने बताया है कि भाई ऑक्साइड बन रही है, तो आप बिस्मथ ऑक्साइड बनाएंगे। फॉर्मूला भी उसने आपको दे दिया है, ठीक है जी। अगर फॉर्मूला नहीं दिया होता तो क्या होता मेरे बच्चे? आपको फॉर्मूला ओ लेवल से बनाना सीखा है आपने कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ग्रुप 6 का एलिमेंट है, और बिस्मथ जो है ग्रुप 5 में है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, तो इसलिए Bi2O3 ही बनता। और साथ में कौन सी गैस का जिक्र हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस भी कर देंगे, बेरिलियम को 2 लगा देंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। कैसे करेंगे भाई साहब? ऑक्सीजन 3 हो गए, अगर मैं यहाँ 3 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 3 लगा दूंगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। चले आगे चलते हैं भाई। कौन नहीं आया क्लास में? रयान आ गए हो? जाग रहे हो रयान साहब? अफीफा आ गई है। खुजैमा कहाँ है? खुजैमा भी नहीं है। नूर फातिमा है क्लास में? अच्छा, नूर फातिमा भी है, ठीक है जी। ये कौन है? सैयद ऑन कौन है भाई? ये कौन नया नाम है? इट्स जस्ट माय फ्रेंड जिसकी बात कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा, तो यार वो अपने मुंह से भी बता सकते हैं ना, अब वो शर्मिले है क्या? अस्सलाम ऑन भाई, क्या हाल है? क्या नाम है भाई? प्रोनाउंसिएशन क्या है आपके नाम की? बड़ा यूनिक सा नाम है। जी सही तरह से ये तो लिया। यार मतलब आप हमेशा ऑन रहते हैं, है जी? यार ये टाइड है। मैंने कुछ बल क्लासेस ली थी। यार मुझे याद नहीं आ रहा। जी जी जी। ओ लेवल्स में ली होगी तो पुरानी बात है यार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेमोरी कहाँ है मेरी इतनी। ठीक है, थैंक यू। चलो 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 बेटा, पेपर सॉल्व करें, पार्टिसिपेशन करनी है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो पूछनी है। आगे चलते हैं। Bi2O3 is yellow insoluble solid that melts at 1090 K। अच्छा याद रखें, मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं बेसिक होती हैं आमतौर पर बेसिक होती हैं, और ज्यादातर बेसिक इंसॉल्युबल होती हैं। ये आप ओ लेवल से पढ़कर आए, ठीक है? ऐसा लग रहा है ओ लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं यार, ज्यादातर कॉन्सेप्ट ओ लेवल वाले। द मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला उसने कि भाई इनसॉल्युबल सॉलिड है और मेल्ट करता है 1090 केल्विन पे, विच इज अ हाई टेम्परेचर। एंड मोल्टन कंपाउंड जब मोल्टन फॉर्म में ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ Bi2O3 एंड एक्सप्लेन योर आंसर। जी, ये दो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी ऑफ करंट इन मोल्टन स्टेट, ये किस बात की हिंट है? ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? आयोनिक। आयोनिक है। सिर्फ आयोनिक है या जॉइंट आयोनिक लैटिस है? जॉइंट आयोनिक। देखिए जब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आएगा ना बेटा, तो आपके सिलेबस में टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जॉइंट आयोनिक लैटिस होता है, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, और सिंपल कोवेलेंट या सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है।
जब भी स्ट्रक्चर का टाइप आएगा तो आप इन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको उसने कहा है स्ट्रक्चर बताइए, तो स्ट्रक्चर जॉइंट आयोनिक हो गया। और बॉन्डिंग कैसी हो गई भाई? आयोनिक बॉन्डिंग हो गई। ठीक है जी। मेटालिक बॉन्डिंग मत लिख देना, मेटालिक बॉन्डिंग तो सिर्फ बिस्मथ में थी ना, ये तो बिस्मथ का कंपाउंड है। और उसने रिड्यूस स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पूछा है, तो यहां पर कंडक्टिविटी ऑफ करंट या सॉलिड होने का, मेल्टिंग होने का रीजन डिटेल में नहीं देना है हमने। ठीक है, बस जो पूछा है वो उतना बताना है। अगर वो पूछता कि भाई सजेस्ट द रीजन फॉर द अबव प्रॉपर्टी, फिर आप जवाब को थोड़ा लंबा कर देते, आप बोलते जाइंट आयोनिक लैटिस है, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, फलां। लेकिन यहाँ पर हमें इतनी तकलीफ करने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे Bi2O3 as a giant ionic lattice with strong electrostatic forces of attraction, that is ionic, between bismuth and oxide ion। ये मैंने सिर्फ कंप्लीट किया सेंटेंस। अगर आप सिर्फ कीवर्ड पर जाएं तो आप जाइंट आयोनिक लैटिस विद आयोनिक बॉन्ड लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन चल रहा है। Bi2O3 कैन बी यूज्ड टू फॉर्म NaBiO3 एज शोन इन द इक्वेशन। दिखा रहा है Na2 सोडियम ऑक्साइड, Bi2O3 रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन भी है, ये बन रहा है। ठीक है, रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Bi and Bi2O3 and NaBiO3। ये बहुत अरसे के बाद रिडॉक्स का सवाल हमें पेपर में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है रिडॉक्स पेपर में आपके भी आ सकता है, याद रखें। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन का -2 होगा, 3 ऑक्सीजन का जो है वो -3 ऑक्सीजन है तो -6 बन जाएगा। -6 को बैलेंस करने के लिए यहाँ +6 होगा, 2 बिस्मथ में +6 होगा तो एक पर कितना होगा? +3। इसी तरह यहाँ पर बेटा -2 3 टाइम्स होगा तो -6 बन जाएगा। ये सोडियम +1, -6 + 1 -5, तो बिस्मथ पे कितना हो जाएगा? +5। कोई मसला तो नहीं किसी को? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, याद रखें ऑक्सीडेशन नंबर आप विद चार्ज लिखते हैं, विदाउट चार्ज नहीं लिखेंगे। चले, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन इक्वेशन 1। भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? ओ लेवल में पढ़ा था आपने, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो अगर आप देखें तो बिस्मथ को देख लें, रिएक्शन 1 में सोडियम बिस्मथ +3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? बोलो भाई, +5 में। तो क्या ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है? Yes. ठीक है, बिस्मथ ऑक्सीडेशन शो कर रहा है ना मेरे बच्चे। तो आप Bi2O3, बिस्मथ कहाँ है? ये है ना Bi2O3, तो ये एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? Yes, sir. कोई इशू तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चे? नहीं, सबको सर। क्लियर है? मिस्टर बिलाल साहब, बिलाल लोन, अबू बकर, रैयान अब्दुल्ला। रैयान, तुम्हारे मुंह में कुछ फंस तो नहीं गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? क्या हो गया? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं क्या मतलब है? पेपर सॉल्यूशन चल रही है तो मुंह में आपके कुछ शकरकंद फंस गया है, क्या हो गया? अल्लाह, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तुम जैसा बच्चा भी खामोश रहेगा तो फिर मैं बिलाल को कैसे जलील कर पाऊंगा यार? चलो आगे चलते। ओके, ऑर्गेनिक नजर आ गई भाई। देखते हैं भाई, NaBiO3 पहला क्वेश्चन चल रहा है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टू KMnO4। अब NaBiO3 का जिक्र हो रहा है, कहता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बिल्कुल वैसा ही जैसे KMnO4। NaBiO3 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिनर ने हिंट दे दिया यार इसमें वही खसूसियात और खसलतें हैं जो कि KMnO4 में होती हैं। तो फिगर 1.1 shows an example of the use of NaBiO3 as an oxidizing agent। ठीक है जी, आए देखते हैं क्या है। X दिया हुआ है, X अल्कोहल है, 2 अल्कोहल ग्रुप इसमें लगे हुए हैं। ये वाला कौन सा अल्कोहल है? अगर आप देखें कार्बन को, तो कार्बन एक तरफ इस कार्बन चेन से अटैच है, एक तरफ इस कार्बन चेन से अटैच है, दैट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। यस और नो? एंड अगर ये Yes, वाले sir. अल्कोहल को आप देखेंगे तो ये दैट वुड बी अ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं सवाल क्या है, मैं तो अपनी, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? दैट्स अ कीटोन ग्रुप। एंड ये कौन सा ग्रुप है बेटा? दैट्स एन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, चले, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? डेफिनेशन क्या होती है? ओ लेवल्स से पढ़कर आए हो, बोलो भाई, बोलो, ये तो पता होनी चाहिए ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। जी चले, ऑन साहब बता दें, ऑन ऑन भाई।
हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर। जी ऑन भाई, ऑक्सीडाइजिंग किस जी दूसरे जी। कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाता है। The agent which oxidize other compounds and get reduce itself, वो oxidizing agent कहलाता है। Very good बेटा। So the compound or an agent which oxidize other compounds and get itself reduced are called oxidizing। इसको एक और तरह से भी लिख सकते थे बेटा, छोटा करके। वो क्या लिखते हैं कि आपको पता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिडक्शन में जाता है, तो आप यूं भी लिख सकते थे द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज रिडक्शन ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी ठीक होता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंपाउंड एक्स फॉर्म। ओके, कंपाउंड एक्स कौन सा था भाई? ये वाला कंपाउंड एक्स फॉर्म व्हेन मिथाइल ब्यूटेन रिएक्ट्स विद केमोनोफोर। मिथाइल ब्यूटुइन बना लेते हैं। ब्यूटुइन का मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ब्यूटुइन कहता है मिथाइल ब्यूटुइन रिएक्ट्स विद केमोनोफोर, तो एक्स बनता है। तो जरा इसकी देख लेते हैं वैलेंसी। ये CH3 होगा, ये CH होगा, ये CH होगा, और ये CH3 होगा। और अगर इसको केमोनोफोर से रिएक्ट कराएं तो कह रहा है ये बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें यहां पर भी OH अटैच हो रहा है, यहां पर भी OH अटैच हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है ना, OH अटैच हो रहा है दोनों जगह पर। तो इसका मतलब OH कैसे अटैच हुआ होगा? केमोनोफोर से हमने एसेंशियल कंडीशन बतानी है। क्या कैसे रिएक्शन किया होगा? कोल्ड कंडीशन में किया होगा, हॉट कंडीशन में किया होगा? कोल्ड कंडीशंस में। Cold कोल्ड कंडीशन में। तो एसेंशियल कंडीशन क्या होगी? कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिडिफाइड and aqueous. डाइल्यूट केमोनोफोर एक्वस। ठीक है बेटा, चलो आगे आ जाते हैं। कंप्लीट टेबल 2.0। देखो नॉर्मली पैटर्न से हटकर ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन 1 में ऑर्गेनिक दिख रही है। कंप्लीट द टेबल 1.1 टू शो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कंपाउंड Y एंड Z रिएक्ट सेपरेटली। Y एंड Z क्या थे? एक कीटोन था, एक एल्डिहाइड था। कीटोन Y है, ये सेपरेटली रिएक्ट करें तो बताइए क्या होगा? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट से सिर्फ कौन सा ग्रुप रिएक्ट करता है बेटा? कार्बोक्सिलिक Carboxylic. एसिड। यस और नो? तो भाई जैसे Y में नो रिएक्शन, तो यहां पर भी क्या होगा? नो रिएक्शन हो जाएगा। अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। जी बेटा, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से क्या ये CH3CO ग्रुप है? अल्कलाइन एक्वस आयोडीन रिएक्ट करेगा? यस और नो? और क्या ये भी CH3CO ग्रुप है बच्चे? हलीमा, रवाहा? Yes. Yes, sir. यस सर। भाई अल्कलाइन एक्वस आयोडीन हमने कहां पढ़ा है? आयोडोफॉर्म टेस्ट में ना। Yellow, ये yellow आयोडोफॉर्म precipitate. टेस्ट के लिए दोनों क्वालिफाइड। येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। वेरी गुड। स्टेरिक सॉल्ट बनता है और येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं मेरे बच्चे। और याद रखें ये एल्डिहाइड तो है, बट दैट्स द ओनली एल्डिहाइड व्हिच रिएक्ट्स विद एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। वैसे हमने इसको ग्रुप वाइज याद किया था। अगर मैं कांसेप्ट रिपीट करूं तो दिस टेस्ट बिकम्स पॉजिटिव इन 2 केसेस, व्हेन यू हैव CH3CO ग्रुप प्रेजेंट और व्हेन यू हैव CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो इन 2 कंडीशंस में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसको यूं कह लीजिए, ये ग्रुप वाइज याद रखने का फायदा ये होता है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में भी यूजुअली वो कहती है कि कीटोन आता है और मिथाइलेटेड पॉजिटिव आता है और एल्डिहाइड में इथेनॉल में, तो बात तो ठीक है, लेकिन अक्सर मिथाइलेटेड कीटोन का मतलब ही नहीं समझते, इसलिए हमने इसको जब पढ़ा, आपको याद हो तो इस तरह पढ़ा। बहरहाल तो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन पीपीटीज ऑफ आयोडोफॉर्म, यहाँ पर भी हमें येलो पीपीटीज मिलेंगी आयोडोफॉर्म की। चलो यहाँ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल जी बेटा, दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा Yes, बेटा? sir. बोले Orange PPT. ऑरेंज। ऑरेंज पीपीटीज। टॉलेंस रीजन में आ जाओ भाई। टॉलेंस रीजन किससे रिएक्ट करता है मेरे बच्चे? एल्डिहाइड ग्रुप से करता है। Aldehyde. टॉलेंस रीजन में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा? सिल्वरिंग। और मिरर कह लें, ये भी ठीक काउंट होगा। आप कहेंगे सिल्वर डिपॉजिट्स कह लें, तब भी ठीक काउंट होगा।
सॉरी वाई में नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ आ जाए और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, नो रिएक्शन। यस और नो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, चल ओके। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Z विद NaBH4। Z क्या था? अच्छा, इक्वेशन जब इस तरह एक लाइन में रिप्रेजेंट करनी हो तो या तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे या स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे। Z क्या था ये? व्हाट वाज Z? व्हाट वाज Z? अगर मैं यहाँ लिखूं CH3 CHO, इथेनॉल था ना। अब आप जानते हैं एथेनॉल को अगर आप NaBH4 से रिड्यूस करेंगे तो एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल में, CH3 CH2OH में। यस और नो? अगर आप CH3 CH2OH को सोचें तो आपको नजर आएगा कि इसमें होता क्या है कि ये आपका CO ग्रुप होता है, तो एक H यहां आके ऐड होता है और एक H यहां आके ऐड होता है, तो कितने हाइड्रोजन लगते हैं आपको एडिशन करने में मेरे बच्चे? 2 हाइड्रोजन। यस और नो? 2. ठीक है, क्लियर है बच्चों? रयान Yes. भाई क्लियर है? यस सर। चल, ओए ओए ओए, पार्ट ई भी है भाई। ओए ओए, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया। याद रखना, जो न्यूमेरिकल 3 नंबर का हो दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ वर्किंग। मेरी आवाज लैग कर रही है क्या? तुम लोगों का रिस्पांस ना लेट क्यों आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. चलो मेरे बच्चे, अब ये बड़ा सवाल लग रहा है, मोल्स का क्वेश्चन है। यूजुअली मैं बार बार कहता हूँ कि मोल्स के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा एक मार्क्स गिविंग क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा तरीके से समझ के करना होता है। ठीक है जी, 3 नंबर का मतलब है इसमें अच्छी खासी वर्किंग लगेगी। चलिए देखते क्या है। NaBiO3 can be used to determine the concentration. Okay, NaBiO3 can be used to determine the concentration of Mn2+. आयोनिक इक्वेशन दी हुई है जिसमें Mn और BiO3 का रेशियो है 2:5. A student uses the following procedure: 100 cm cube of saturated solution of Mn2 plus to a volumetric flask. Add distilled water to the flask. Make it 1 dm cube, यानी कि 1000 cm cube. यानी क्या कह रहा है बेटा यहां तक के मतलब में कि 100 cm cube हमने लिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Mn, ठीक है, और फिर उसको डाइल्यूट करके हमने 1000 cm cube बना लिया है वाटर ऐड करके। फिर क्या किया है? टाइट्रेट 25 cm cube ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। फिर उस 1000 cm cube में से हमने कितना बाहर निकाला बेटा? 25 cm cube निकाला है Mn वाला सॉल्यूशन, है ना, और उसको टाइट्रेट किया है किसके साथ? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaBiO3 के साथ। बात समझ आ रही है? The 25 cm cube of diluted solution react completely with exactly 21.50 cm cube of 0.1 mole per dm cube NaBiO3. Calculate the concentration of Mn2 in a saturated solution. इस सॉल्यूशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है MnO2 की। तो मेरे ख्याल है सवाल काफी इजी है, पैटर्नाइज है, लंबा है। सबसे पहले डेटा आपको पर दिया हुआ है, उससे क्या निकाल लोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ BiO3। कैसे निकालोगे? Cv over 1000। बेटा बात समझ आ रही है ना? तो Cv over Yes. 1000 sir. आप करोगे, बेटा बताइए क्या हो जाएगा? 0.100। सॉल्व करो, कैलकुलेटर निकालो, 21.50 डिवाइड बाय 2.15 x मोल्स molar बताइएगा negative 0. यही आ रहे हैं, प्लीज कंफर्म। आवाज नहीं निकल रही है, क्या So your वजह? voice is lagging. My voice is lagging. Is it still lagging or it's okay now? नहीं सर, अब बेहतर है। Let me change my internet connection, please. Hold for a second. क्या नहीं किया हुआ? जाए आप अपनी हेल्प। Yes, but am I audible clearly now? One hour.
बेटा am I audible now? Yes, sir. चलो लेट्स कंटिन्यू। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BiO3 निकाल लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब BiO3 जो टाइट्रेट Mn के मोल्स पर जाएंगे। अब Mn के मोल्स पर जाने के लिए जो हमें रेशो मिल रहा है Mn और BiO3 का, वो कितना मिल रहा था बेटा? 2:5। Mn रेशो BiO3 कितना है बेटा? 2:5 है। यहां पर हमारे पास मोल्स आ गए 2.15 एक्सपोनेंशियल -3 रेशो x कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 बताइए, Mn2 बताइए कितना आ रहे हैं बेटा? रायान अब्दुल्ला सॉल्व करते जाओ बेटा। 8.6. नंबर ऑफ मोल्स Mn के 0.6. कितने? 10 exponent -4. -4 sir. इज इट -4 गाइस? 8.6. 8.6 ओके 8.6 एक्सपोनेंशियल -4 ये आपके मोल्स आ गए MnO। अच्छा बेटा अब ये जो मोल्स आए हैं ये कितने cm³ में आए हैं? 25 cm³ में, यस और नो? ये मोल्स कितने cm³ में आए हैं बच्चों? 25 cm³ में आए हैं 25 ना। cm³ तो ये मत भूल जाना, यहाँ पर जो टेक्निकल एंगल है ना वो यही है कि जब बच्चा जोश जोश में करेगा ना, वो देखेगा मोल आ गया, उसको ये 100 cm³ का वॉल्यूम नजर आएगा, वो कॉन्सेंट्रेशन निकाल देगा। भाई ये मोल्स 25 cm³ में है, जबकि सोल्यूशन कितना था टोटल? 1000 cm³ था। अगर 25 cm³ में इतने मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 cm³ कितने होंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय इसको रेशो कर लो, रेशो करके बताओ कितने बनेंगे इन 1000 cm³? ओह 40 टाइम ज्यादा होंगे। जी बेटा बताइए कितने बन रहे हैं? दो ले लो। हेलो am I wait I'm waiting for the answer बेटा। 0.0344. 0.0344 बेटा ये मोल्स आ गए 1000 cm³ में। Am I clear to everybody out there? ये 1000 cm³ में आ गए। अब क्या हमने उसी 1000 cm³ वाले सैंपल यानी जो 1000 cm³ में मोल्स हैं वही 100 cm³ में होंगे? क्योंकि मोल्स तो सेम रहते हैं ना भाई, उसी में से डाइल्यूट किया था। डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट? 1000 cm³ में जो Mn के मोल्स हैं वो वही मोल्स हैं ना जो 100 cm³ से आए हैं, यस और नो? Yes, sir. हेलो तो मेरे बच्चे अब आप रेडी हैं क्या निकालने के लिए? कॉन्सेंट्रेशन। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फिर से? N = CV/1000 और इस बार N की जगह आप रखेंगे 0.0344 into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ले लेंगे 100 और सॉल्व करके निकाल लेंगे कॉन्सेंट्रेशन विच इज, यस प्लीज। 0.344. 0.344 per DMQ and that's your answer। बेटा सबको समझ आता है? किसी को कंफ्यूजन है तो बताए बेटा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अबू बकर, रयान, बिलाल, हलीमा, बेटा पैटर्न क्लियर है? क्लियर है। यस सर। ये समझ में आया कि 25 cm³ से हम 1000 पे गए, मोल को मल्टीप्लाई क्यों किया और यहाँ पर हमने कम क्यों नहीं किया? क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 1000 cm³ में वो तो वहीं से ड्राइव हुए ना, पीछे से 100 cm³ से। नंबर ऑफ मोल तो रिमेन सेम, तो इसलिए उसी मोल को लेकर हमने कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर दी। तो ये अच्छी वर्किंग वाला सवाल था जिसमें रेशो भी लेना था, फॉर्मूला भी लगाना था, ठीक है, और एक टेक्निकल एंगल भी ऐड किया था जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे। अगर आपने ये वाले मोड यूज करके सॉल्व कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूरा हुआ भाई, अब जाके पूरा हुआ पहला क्वेश्चन। 16 मार्क का क्वेश्चन था, तो बड़ा क्वेश्चन था। चले जी, कोई सवाल है यहाँ तक तो बताइए वरना आगे चल रहा हूँ मैं। एनी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर? Wait, can you guys not hear me? यस हलीमा बोलो। मैं बोल रही हूँ, I was saying कि IO3 का यूज कर रहे हैं हम लोग concentration, but we're using the mole ratio of BiO3. Is it gonna make any changes or is it like the same? नहीं बेटा क्यों चेंज होगा? आयोनिक इक्वेशन तो दी हुई है। जो भाई 5 मोल्स ऑफ BiO3 है तो उससे बिस्मथ 5 मोल्स ही बनेगा और Mn मतलब क्यों चेंज होगा? वजह क्या है? क्या किस लॉजिक से आप कह रहे हो चेंज? हमने concentration तो उसकी यूज की ना NaBiO3 की। बेटा NaBiO3 की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम यूज करके Na की मोल्स निकाले ना पहले। मोल्स रेशो तो मोल्स का बनाया है, तो दोनों की NaBiO3 की मोल्स निकाल। आपकी आवाज बहुत लैग करके आ रही है हलीमा, जरा एक बार तुम माइक जरा ओपन रहने दो, तुम्हारी आवाज पता नहीं आती है फिर चली जाती है।
ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले BiO3 के, जो कि यहाँ टाइट्रेशन में रिएक्ट कर रहे हैं। ये मोल्स किससे रिएक्ट कर रहे थे? 25 cm³ में जो Mn के मोल्स थे उनसे। तो ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू किस रेशियो में हो रहा था? ये वाला रेशियो गिवन था, एग्जामिनर ने दिया हुआ था। तो आपने उस रेशियो को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn निकाल लिए जिन्होंने रिएक्ट किया है बिस्मथ के कंपाउंड से। अब ये मोल्स वो थे जो 25 cm³ में थे, जबकि जो ओरिजिनल सोल्यूशन था Mn का दैट वाज 1000 cm³। तो आपने इसको 1000 के हिसाब से सॉल्व किया, यू गेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल इन 1000। अब ये जो 1000 में cm³ थे वो डाइल्यूट करके आए थे, तो डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, मोल चेंज नहीं होते। तो डाइल्यूट करने से आए थे, तो मोल्स आपने वही रखे, कॉन्सेंट्रेशन आपने 100 cm³ के हिसाब से कैलकुलेट कर ली। क्लियर? Okay, thank you, sir. वेलकम। चले, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ बेटा। ठीक है जी, ये मुझे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है जी। Okay, chlorine reacts with many elements and form compounds to form chlorides. Table 2.1 shows information about some chlorides. Formula of chloride लिखना है। अच्छा, ये कंप्लीट करना है, 3 नंबर है। चलें जी। Formula of chloride जी, Na के साथ फॉर्मूला क्या बनता है? NaCl के साथ क्या बनता है? ग्रुप 4 का एलिमेंट है, SiCl4। Is that clear बेटे? Yes, sir. फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड में यहाँ जाइंट आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है? ये भी जाइंट होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। और सिलिकॉन क्लोराइड क्या होगा? सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल, तो ये कैसा होगा बेटा? सिंपल मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट। ठीक है, बॉन्डिंग आ जाए तो बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा? Ionic. आयोनिक। यहां पर भी कैसी होगी बेटा? आयोनिक। अच्छा, अगर यहाँ AlCl3 होता फिर कैसी बॉन्डिंग लिखते? एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता तो कैसी लिखते? इज इट आयोनिक और कोवेलेंट? It is. कोवेलेंट। याद रखें, अभी पीछे किसी पेपर में आया भी था ना, तो वहां किसी बच्चे को कंफ्यूजन भी हुई थी। एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड होता है इट्स मोर कोवेलेंट। आपने तो पढ़ा है, डाइमर भी पढ़ा है ना इसका, AlCl3 मिलकर Al2Cl6 का डाइमर बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो एल्यूमिनियम में क्लोराइड फॉर्म करने के बाद कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है। खैर, आगे लिखा हुआ है इसने कोवेलेंट पहले से ही। ठीक है, फिर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब पीएच कैसे पता चलेगा बेटा? बहुत आसान है। NaCl जब वाटर से रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है NaOH और HCl। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, तो पीएच क्या होगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी, 7 होगी। फिर Mg वाले केस में आपको 6.2 की पीएच नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही होगी Mg? इसमें MgCl2 प्लस HOH देखो, तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। हालांकि यहाँ लॉजिक नहीं बतानी, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ। और HCl बनेगा। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, लेकिन MgOH ट्वाइस में बेसिक नेचर भी है। ठीक है ना, और उस बेसिक नेचर की वजह से हाइड्रोक्साइड है ना, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता, स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो फिर तो पीएच 7.67 ही आ जाती। लेकिन ये पीएच MgOH की वजह से थोड़ा सा, यानी नहीं है कि एसिड ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है, इसलिए आप नजर आ रहा है आपको कि पीएच 6.2 लिखी हुई है। जबकि अगर आप SiCl4 से रिएक्ट कराएंगे, तो SiCl4 से रिएक्ट करने पे क्या होगा? सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी नॉट हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। SiO2 और HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर पीएच क्या होगा बेटा? ड्रॉप हो जाएगा। और HCl की जो पीएच होती है वो 2 to 3 में रेंज कर रही होती है। तो आप या तो 2 लिखें तब भी ठीक होगा, या 3 लिखें तब भी ठीक होगा। इवन 4 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चल आगे चलते हैं। कंप्लीट टेबल वॉज कंप्लीट हमने कर लिया। ओके, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड NaOH, अरे भाई ये देखो हर पेपर में इस रिएक्शन का रेफरेंस आ रहा है। कोल्ड NaOH से रिएक्शन कर रहा है, इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस रिएक्शन इन चैप्टर ग्रुप 17। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर NaCl and G। स्टेट द टाइप ऑफ रिडॉक्स। हाँ जी, इसमें दोनों स्पीशीज ऑक्सीडाइज, एक कहते हैं व्हाट डू वी कॉल इट? प्रोपोर्शनेशन। बोलो भाई, रिएक्शन। यस और नो? आइडेंटिफाई जी। जी बेटा, NaCl के साथ G क्या बनता है? व्हाट इज G इन कोल्ड कंडीशन? NaClO। NaClO. यस और नो? Yes, sir. Write an equation for the reaction between chlorine and hot NaOH. क्लोरीन और हॉट ONH में क्या होता है बेटा? याद रखें, मैंने जब भी कहा कि रिएक्शन एक नंबर के आ रहा है तो स्टेट सिंबल लिखना जरूरी नहीं है। NaCl बनता है, NaClO3 बनता है और वाटर बनता है।
ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग के बगैर नहीं लिखना, ठीक है, बैलेंस लाजमी तौर पर करना होगा, ठीक है जी, बैलेंसिंग के बगैर छोड़कर मत आ जाना। डिस्क्राइब फुली व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन, ये देखो ये मेरे ख्याल से हर पेपर में आ रहा है, आप देखिए पिछले 2-3 पेपर सब में ये सवाल आया है। सिल्वर नाइट्रेट डाला है और उसके बाद क्या डाला है, डाइल्यूट अमोनिया। तो बेटा ये आपको पता है ना, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन की टेस्टिंग है, यस और नो? क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट जब डालते हैं क्लोराइड में, White क्लोराइड ऑफ crystal. सोडियम में, व्हाइट, पूरा लिखोगे, व्हाइट पीपीडीज ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर फॉर्म। और फिर अमोनिया डालने में क्या होता है, विच डिसॉल्व व्हेन डाइल्यूट अमोनिया इज एडेड। और रिवीजन करा देते हैं तो ब्रोमीन, उसमें क्या होता है, ब्रोमाइड में क्या होता है कि डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व होगा। और आयोडाइड में क्या होता था कि पेल येलो पीपीटी बनती थी जो ना डाइल्यूट में डिसॉल्व होगी और ना ही कॉन्सेंट्रेटेड में। अब अगर याद आता है, नूर फातिमा, बिलाल, रैयान, Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं भाई। An actin with phosphorus, an axis of chlorine reacts with phosphorus to form phosphorus pentachloride. PCl5 is a simple molecular gas in a molecule in a gas phase. It also exists in solid form as two ions, PCl4 and PCl5. State table 2.2, identify the shape। अरे यार कितने दिन बाद कोई शेप का सवाल आया है, शेप बतानी है भाई। PCl4 की टेट्राहेड्रल है, ये आपको पहले से ही पता है, ग्रुप 5 का एलिमेंट होता है, ए पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पर टेट्राहेड्रल शेप होती है अगर बॉन्ड पे हो। PCl5 और PCl6 है भाई, क्या होगा PCl5 पर जब 5 वाला होता है क्या कहना, बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी लिख सकते हो उसको। और PCl5 6 की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, याद रखें। ये वो 4 के बाद वाले 2 स्पेशल केसेस थे। अबू बकर याद आता है, मैडम रवाहा कुछ याद आता है, Yes, sir. बाजी रवाहा। अरे आज रवाहा तुम क्लास में कैसे हो यार सुबह सुबह? ओए मैंने तो नोटिस नहीं किया, रवाहा आज आप क्लास में कैसे? बच्चे इज एवरीथिंग ओके रवाहा? Yes. हाउ कम यू आर टेकिंग, आज तो आप शुरू से मौजूद है। ओ माय गॉड, आई एम इन डिसबिलीफ, क्योंकि नॉर्मली जब सुबह सर रखते हैं सेशन, क्योंकि सुबह टाइम थोड़ा सा तसल्ली वाला होता है, तो अफीफा इज द वन, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, ये बच्ची जो है ना, ये मर भी रही हो ना तो क्लास लेने आ जाती है। रयान भी कभी कभी छुट्टी कर लेते हैं, नूर भी आ जाती है जब कॉलेज ना जाना हो, बिलाल भी आ जाते हैं, बाकी तो सारे देखो अभी भी वो खुजैमा बेगैरत गायब है, अलीजा अभी आ रही है ना, उनका माइक भी कनेक्टेड नहीं है, और अबू जर भी गायब है, वो और क्या नाम है उसका, 2-3 बच्चे और भी गायब, वानिया गायब है, सो रहे हैं बस, नींद पूरी कर रहे हैं। एग्जाम है 2 हफ्ते के अंदर। एक डेट क्या है तुम लोग की एग्जाम की? 3 में। 1 मिनट होल्ड करना, आ रहा हूं मैं। नहीं मैंने बाकी को बोला बैठ गया ज्यादा वो आपको मसला नहीं कर, आप अपना काम करें। नहीं वो बाकी को बोला ना, बाकी नहीं तो वो बड़ा एक्सटेंशन देगा ना, मैंने उसको बोला था कि लाइट का मसला हुआ है, तो एक्सटेंशन जो है वो सही होगा हमें काम करने के लिए। हाँ
तो मैं बाकी को फोन कर देता हूँ कि एक्सटेंशन तो फिर एक्सटेंशन के थ्रू आप लगा लें, जब तक बाकी कोई काम। चाचा वो जो आप ये अंदर वाला स्लाइडिंग करवाते हैं ना, इसकी लॉक सही बंद नहीं हो रही, और वो जो ऊपर वो जो है वो कर रही है। बस ठीक है, मैं बाकी को फोन कर लेता हूँ। बाकी नहीं वो चला पड़ेगा। voice हेलो thing. जी बच्चों आवाज आ रही है? Sir, it's lagging. हेलो जी सर आ रही है आवाज? अच्छा जी, अल्लाह अकबर। Please hold for a second. चलिए जी बेटा अपनी डिस्कशन पे वापस चलते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। तो आपको शेप्स बतानी थी, आपने बता दी। PCl5 reacts with J to form H3PO4. आइडेंटिफाई J and state the type of reaction. भाई आप गौर से देखें, अब कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। PCl5 से बन रहा है H3PO4। H3PO4 बनाने का मतलब क्या है? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर आया? बोलो H2O. भाई, H2O। और जब कोई रिएक्शन H2O से होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। चलो आगे चलते हैं। ओके, फिर ऑर्गेनिक आ गई इस पेपर में। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भरपूर क्वांटिटी में हमें नजर आ रही है। चलें, क्लोरीन रेडिली रिएक्ट्स विद प्रोपीन। ओके, वी नो दैट क्लोरीन जो है प्रोपीन से रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी टू फॉर्म के। ठीक है, दिखा रहा है के वही हो रहा है। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। K can be used to form L. K को यूज करके हम L बना सकते हैं। ठीक हो गया। Complete figure 2.2 to show the mechanism for the reaction of chlorine with propene in reaction 1 include charges, dipole, lone pair of electrons and curly arrows as appropriate. बेटा कौन सा मैकेनिज्म दिखाना है? एल्कीन वाला। कौन सा मैकेनिज्म होता है एल्कीन वाला? Electrophilic addition. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये तो सबसे आसान मैकेनिज्म है, बिल्कुल सिंपल सा। आइए जरा इसको दिखाते हैं। आपके पास दो क्लोरीन है, आप जानते हैं क्या होता है कि मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे भाई साहब, और यहां से पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इनको मिलेगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है बच्चे? एज अ रिजल्ट ये होता है कि ये एक बॉन्ड टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो यू विल शो इट लाइक ये HH और ये CH। अब आप किसी एक कार्बन को फोकस करने, मान लीजिए क्लोरीन यहां अटैच हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि जो दूसरा क्लोरीन होता है वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाता है। यस और नो? यस सर। Now this negative chlorine will be attracted towards this carbocation and will form the product. कोई मसला? नहीं सर। चल आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रिएजेंट इन कंडीशन फॉर रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 कौन सा था बेटा? ये था। आप देखें रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, एक क्लोरीन कम हो रहा है और डबल बॉन्ड आ रहा है। हाँ भाई, हेलो एल्केन, डबल बॉन्ड आ रहा है। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा ये? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन करने के लिए कंडीशन क्या होती है? इथेनॉलिक। क्या कंडीशन होती है बेटा? इथेनॉलिक NaOH। वेरी गुड। और एक्वस NaOH लेंगे तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, है ना? ड्रॉ वन रिपीट यूनिट। अच्छा, देखो रिपीट यूनिट का सवाल भी हर पेपर में आ रहा है। रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर। ठीक है, रिपीट यूनिट बनाने की जुगाड़ मैं तुम्हें बता चुके हैं। देखो ये है कार्बन का बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और लेफ्ट वाले पर एक Cl और एक कार्बन लगा हुआ है। तो देख लेते हैं। ये आपने बनाया कार्बन
कार्बन का डबल बॉन्ड, लेफ्ट वाले पर एक Cl और एक CH3 बना दिया, फिर राइट वाले पर दोनों हाइड्रोजन है। हमने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनाते हैं, जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है, 1 रिपीट यूनिट बनाना है इसमें। तो बस आप जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है, फर्क क्या होता है, आप डबल बॉन्ड हटा देते हो और डबल बॉन्ड हटाने के साथ साथ कंटिन्यूटी का निशान लगा देते हो, लाइक दिस। ये आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि याद रखें रिपीट यूनिट कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं होता, वो आगे कंटिन्यू हो रहा होता है, तो आपने लाजमी तौर पर ब्रैकेट बनाने हैं, एन लिखना है। ठीक है जी, ये 18 नंबर का दूसरा सवाल था, ये भी कंप्लीट हो गया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, आगे चलते आगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ओके, नाइट्रोजन का सवाल आ गया है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का बड़ा इसमें जो है ना, हम देख रहे हैं कि बड़ा ज्यादा इसमें रोल नजर आ रहे हैं। नाइट्रोजन इज जनरली, याद रखें, अस्सलाम वालेकुम बाकी, हेलो अस्सलाम शेख, वो कारपेंटर आए हुए नीचे, और वो लाइट का जो मैंने मसला बताया था, तो वो जरा एक्सटेंशन का कुछ अगर हो जाए, और दूसरा मतलब उनके पास एक एक्सटेंशन अपना भी है, तो मेरे ख्याल है अगर आपका जो नॉर्मल एक्सटेंशन शायद वो काम आ जाए, और दूसरा वो कोई स्टूल था जो तुम फैज भाई लेकर आए थे वो भी चाहिए, स्टूल स्टूल, हाँ वो ऊपर दो छत्ती वाला काम करने के लिए। तो ये आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरी क्लास चल रही है, मैं घर पे ही हूँ लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं बस नीचे जाके दरवाजा तो खोल कर आ गया था, लेकिन अभी उनसे कोऑर्डिनेट करना जरा मुश्किल है, थोड़ी सी आपको तकलीफ इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा, नाइट्रोजन इज जनरली अनरिएक्टिव कंडीशन। बेटा याद रखें, नाइट्रोजन सल्फर अगर आपने कवर किया है तो उसमें पहला क्वेश्चन यही था, याद है, कि नाइट्रोजन इतना इनर्ट क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, प्लस नाइट्रोजन नॉन पोलर होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। जबकि इसके कंपैरिजन में याद है साइनाइड हमने पढ़ा था, इसके कंपैरिजन में साइनाइड हमने पढ़ा था, ये साइनाइड में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन साइनाइड जल्दी रिएक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि साइनाइड में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन पर रेडिली अटैक कर देता है। याद है बेटा, ये कॉन्सेप्ट जो है आपने नाइट्रोजन और साइनाइड को हेड टू हेड कंपैरिजन में पढ़ा था। ठीक है जी, तो अब यहां पर क्या लिखोगे मेरे बच्चे, रयान, कि गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन द लैक ऑफ रिएक्टिविटी। नंबर 1 रयान, स्ट्रॉन्ग Triple bond. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और नंबर 2 नॉन Non-polar compound. पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल। चलो आगे चलते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन इंटरनल कंबशन इंजन टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ NO and NO2। फिगर 3.1 shows the reaction scheme involving N2 NO और NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, NO2 को वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फिर NO2 को जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है, पैन, जो आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड की क्या पोल्यूटेंट, वो क्या इफेक्ट होता है, फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करता है ना। जब नाइट्रोजन जलता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हाइड्रोकार्बन के साथ, तो ओ लेवल केमिस्ट्री में हम ये पढ़कर आते हैं कि इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कि फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NO and NO2 इन रिएक्शन 1। भाई NO रिएक्शन 1 में करके दिखाना है इक्वेशन में, तो आप क्या लिखोगे, 2 plus O2 gives NO plus NO2, मिक्सचर बन रहा है। बैलेंस करोगे इसको, दोनों में नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, और इधर 2 है तो इधर 3/2 लगा दोगे। इज दैट क्लियर? इज दैट Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चले, गिव द फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 का प्रोडक्ट बताना है, तो NO2 प्लस वाटर का रिएक्शन हो रहा है, तो एक प्रोडक्ट तो आपको नजर आ रहा है, क्या बनेगा, HNO3। लेकिन HNO3 उस वक्त बनेगा जब कंप्लीट रिएक्शन अच्छे से हो पाए, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर HNO2 बनेगा। तो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ था, अगर प्रोडक्ट लिखा होता तो हम एक ही प्रोडक्ट बनाते HNO3, प्रोडक्ट्स लिखा हुआ था तो यहाँ पर भी हमने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना दिया, HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है और HNO2 जो नाइट्रस एसिड है। आगे चलते हैं। स्टेट 1 एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो आ भी गया रिएक्शन 3 का 1 एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा, फोटो केमिकल स्मोक। आप इसमें एसिड रेन लिख सकते हैं क्या? क्या इसमें एसिड रेन लिख सकते थे क्या?
बोलो भाई, रिएक्शन 3 के कॉन्सिक्वेंस में क्या एसिड रेन लिख सकते थे? अरे बोलते नहीं, अरे भाई वो रिएक्शन 2 में लिखा जा सकता था, रिएक्शन 3 में नहीं। वो क्योंकि रिएक्शन 3 में तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है, ये एसिड रेन थोड़ी है। अगर किसी ने बचकाना हरकत में एसिड रेन लिख दिया तो वो गलत काउंट होगा। हाँ, अगर रिएक्शन 2 का वो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस पूछता फिर आप एसिड रेन लिख सकते थे। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओए होए, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम। The Haber process involves the reaction of nitrogen and hydrogen to form ammonia. ठीक है, a catalyst is used which allow the process to be carried out at lower temperature and pressure. आप देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो लोअर टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है, लोअर प्रेशर पर हो रहा है। यूज इंफॉर्मेशन इन पार्ट सी टू कंप्लीट द टेबल 3.1। अब आप देख रहे हैं नाइट्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट से अमोनिया बन रहा है। क्या क्या बताना है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बतानी है। भाई एलिमेंट की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है? 0 0, यस और नो? भाई एलिमेंट की तो नहीं होती ना, कंपाउंड की होती है ना, कंपाउंड। ठीक है जी, अमोनिया की होगी। अब अमोनिया में अगर आप देखें तो ये ऊपर जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें 2 मोल बन रहे हैं, 2 मोल पे -92 है, जबकि एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है फॉर 1 मोल। 2 मोल्स बन रहे हैं एलिमेंट से, 1 मोल बनेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? सिंपली डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा -46। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस। कोई मसला है किसी को? बोलो बेटा, कोई सवाल है? No, sir. चल, एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाउ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रिएक्शन। 1 नंबर है भाई, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट lowers the activation energy. speed Lowers up activation energy. overall reaction by speeding up, by lowering the activation energy. अच्छा याद रखना, आप एएस में आ चुके हैं, ओ लेवल्स नहीं है। आपने 2 तरह का कैटलिस्ट पढ़ा है, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके काम करता है, और इसी को हम यूं लिखते हैं, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव रूट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, फॉर रिएक्शन। इसका डिटेल मैकेनिज्म A2 केमिस्ट्री में आएगा कि कैसे वो अल्टरनेटिव पाथ देता है और कैसे अल्टरनेटिव पाथ में रिएक्शन की जो एक्टिवेशन है वो कम हो जाती है। तो आप इसमें से कुछ भी लिखें, आप लोअरिंग एक्टिवेशन लिखें, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। आगे चलें, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द रेट। बेटा ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल आ गया, रेट पर इफेक्ट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पूछा। ये बात मैंने वाज़ेह तौर पर चैप्टर्स पढ़ाते हुए बताई है कि देखो, एक है रेट पर इफेक्ट, रेट पर जब इफेक्ट आता है, स्पीड पर जब इफेक्ट आता है तो कॉन्सेप्ट कोलिजन थ्योरी के आ जाते हैं, और जब आपसे वो इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट पूछता है तो फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है ली शैटलर प्रिंसिपल का। ये रेट पर पूछ रहा है, एज द प्रेशर इज लोअर्ड। तो प्रेशर लोअर करने से स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है? 2 नंबर है स्टेट और एक्सप्लेन करने का। नंबर 1, यस बी, Rate slows down. Please. रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। इसमें आपको इक्विलिब्रियम वाला कौन, देखो रिवर्सिबल दिखाया ना उसने, तो ज्यादातर बच्चे इस पर गौर नहीं करेंगे और फिर हो सकता है गलती क्या करें, वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पर आ जाए। तो वो नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज देयर विल बी lesser number of effective collision at lower pressure। ठीक है जी, आगे सर। ओके जी, बॉन्डिंग बड़ी आगे जाकर आई है पेपर में। N2F2 molecular covalent bond in between its nitrogen atom. This consists of sigma and pi bond। ठीक है, sigma and pi bond। Complete figure 3.2 to show dot and cross diagram of N2F2, show outer electrons only। देखो उसने खुद बता दिया कि नाइट्रोजन एटम के दरमियान क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन है तो दोनों का सिंबल सेम होगा। ये हमारे पास एक बॉन्ड आ गया, ये 2 बॉन्ड आ गए, और आउटर इलेक्ट्रॉन शो करने, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है और फ्लोरीन ग्रुप 7 में है, और यहाँ पर डॉट और क्रॉस आ जाएगा, यहाँ डॉट और क्रॉस आ जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 बचेंगे यहाँ पर, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 बचेंगे यहाँ पर। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 होते हैं, उसने 2 इस्तेमाल कर लिए हैं बॉन्डिंग में, तो कितने रह जाएंगे? जब 5 होते हैं और 2 इस्तेमाल किए, यस 2 नहीं किए,
4 कर लिए ना, कितने कर लिए? 1 2 3 4 कर लिए, ऐसे ही भाई? चार इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए ना भाई साहब? तीन यूज सॉरी, नहीं किए। तीन किए, तीन। तो एक हमारे पास यहाँ बच जाएगा, एक हमारे पास यहाँ बच जाएगा। जी हाँ, 3 ये। चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर बेटा जो टेक्निकलिटी है वो क्या है बेटा? यहाँ ओवरलैपिंग रीजन में आपने जो इलेक्ट्रॉन शो करने हैं वो सेम सिंबल से शो करने हैं, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के हैं। ठीक है जी। रिड्यूस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। भाई ये तो बहुत ही आसान है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पढ़ी थी आपने? sp, sp2, sp3। क्या होता है मेरे बच्चे? जब आपके पास देखें, आप डबल बॉन्ड को एक ही काउंट करते हैं ना, तो ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया। तो जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दी जाएगी आपको 3 बॉन्ड पेयर के लिए? sp2, यस और नो? 4 बॉन्ड पेयर होते तो sp3 चाहिए होती, अगर 2 बॉन्ड पेयर होते तो sp चाहिए होती, यस और नो? यस सर। चलें, draw a diagram of the pi bond in nitrogen atom, describe how it is formed। तो pi bond आप जानते हैं, it is formed due to sideways overlap or attraction between unhybridized p orbitals। डायग्राम में कैसे शो करते हैं बेटा? पाई बॉन्डिंग की डायग्राम बनवाई थी। देखो पाई बॉन्ड क्या होता था, याद करो। इस तरह से पी साइड में ओवरलैप करते थे। आप इसे यूं शो नहीं करते, यूं भी शो कर सकते हैं। आप इसके इस हिस्से को शो करते हैं लाइक दिस। आपकी रजिस्टर में बनवाई भी है बेटा, अगर आप देखेंगे जाकर तो ये इस तरह से आपको बनाया गया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल याद है पाई का कैसे बनाया था हमने? ये, इज दैट क्लियर? Yes, sir. और सिग्मा में आप जानते हैं ओवरलैप बनता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ओके यस, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड एस, फिर से ऑर्गेनिक आ गई। एस इज यूज्ड इन फ्लेवरिंग, अ पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ एस इज शोन इन फिगर 4.1। ठीक है, अच्छा जी दिखाते हैं। देखो क्या हो रहा है। एचबीआर डाला है, डबल बॉन्ड है, एचबीआर डाला है, क्यू बना है। तो एचबीआर से क्या हुआ होगा डबल बॉन्ड पे? एक तरफ एच ऐड हो गया होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो कहीं भी ऐड कर सकते हो ना। एचबीआर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई होगी, ये बन गया होगा। उसके बाद रिएक्शन कराया केसीएन से, तो केसीएन से रिएक्शन कराएंगे एथेनॉल में, तो साइनाइड क्या करेगा? बीआर को निकाल देगा। तो देखो यहाँ साइनाइड आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और फिर आप देखें एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की है, तो साइनाइड को जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनता है, यस और नो? यस सर। तो ये सारे रिएक्शन का पाथवे बिल्कुल क्लियर है बेटा। अब देखते हैं क्या बोला है। अच्छा सवाल कुछ और ही पूछा है भाई। PQRS blah blah blah, the type of stereoisomalism shown by Q is given। चलिए कॉलम दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमेरिज्म की 2 टाइप होती है, आपने पढ़ा है। अब बताना है किसमें कौन सा है और किसमें कौन सा नहीं है। तो P में शुरू करते हैं। तो P क्या था भाई? दिस वाज P। तो भाई P अगर आप गौर से देखें तो दिस इज CH वाला कार्बन एंड दिस इज CH वाला कार्बन। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बेटा? सिस ट्रांस होगा, यस और नो? Geometrical. यस सर। तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऑप्टिकल नहीं होता, और ये CH3 है, इस पे भी ऑप्टिकल नहीं होगा। उसके बाद Q आ जाए, तो Q क्या था बेटा? अभी मैंने बताया कि आप Q जब बना रहे हैं तो कैसे बना रहे थे? ये CH3 था, और यहाँ पर CH3 था, और यहाँ पर ये Br आके अटैच हुआ था, और यहाँ पर ये था आपका CH। अच्छा ये H आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक H है। ये आपका Q बनेगा एडिशन के बाद। अब बताइए इसमें ऑप्टिकल आइसोमर सिस ट्रांस तो नहीं होगा, तो यहाँ तो क्रॉस आ जाएगा। ऑप्टिकल कैसे हुआ? उसने टिक लगाया हुआ है कि आप देखें जो कार्बन है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, यस और नो? अब R पे आ जाओ, R का स्ट्रक्चर बना हुआ है। R में आप देखें डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो सिस ट्रांस तो या ज्योमेट्रिकल तो नहीं होगा। क्या इसमें ऑप्टिकल होगा? तो देखते हैं, ये वाले कार्बन पर देख लीजिए, इनमें तो नहीं हो सकता। तो आप देखें यहाँ वाली साइड अलग है, यहाँ वाली साइड अलग है, और यहाँ वाली साइड भी अलग है। इसका मतलब ऑप्टिकल हो जाएगा, यस और नो? एसिमेट्रिकल साइड है ना। Yes, sir.
और S में आ जाओ तो S में भी सिर्फ ये वाले कार्बन को देखेंगे क्योंकि बाकी कार्बन तो CH3 या CH2 वाले हैं। तो आप देखें ये अलग सिमेट्री है, ये अलग सिमेट्री है, ये अलग सिमेट्री है, तो यहाँ पर भी ऑप्टिकल होगा, सिस ट्रांस नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। क्लियर? जी सर। Yes, sir. चले आगे चलते हैं। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ Q। तो भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ Q अभी मैंने बताया था कि CH3 CH2 हो जाएगा, फिर CH पर Br लगेगा और CH3 हो जाएगा। कोई मसला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्लियर है भाई? एक तरफ H लगा दिया और एक तरफ Br लगा दिया। इज दैट क्लियर बच्चे? Yes, sir. नेम द मैकेनिज्म इन रिएक्शन टू। मैकेनिज्म इन रिएक्शन टू, हाँ भाई ये KCN लगा Br की जगह तो CN आया, क्या होता है इसका नाम मैकेनिज्म का? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक। नूर फातिमा बात समझ आ रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। कंप्लीट द रिएक्शन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 3। R is represented as CH3CN। C4H9CN के तौर पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको कंप्लीट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मेरे बच्चे क्या हो रहा है आप देखें, सब कुछ सेम है, बस कार्बन के साथ क्या हुआ है, 2 O और एक H ऐड हो गया है। तो अगर आप C4N कर ये करिए और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो क्या होगा, वाटर इस्तेमाल होगा और एचाइन इस्तेमाल होंगे, और आपके पास जो रिजल्ट बनेगा उसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो C4H10 हो जाएगा, और C4H10 के साथ O2 हो जाएगा। यस और नो? ये बात समझ आती है? नाइट्रोजन खत्म हो जाता है भाई, कार्बन का नंबर तो उतना ही है ना, हाइड्रोजन का नंबर COOH बना, COOH में 2 ऑक्सीजन आ गए और एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, और साथ में आप जानते हैं इसमें क्या बनता था, NH4 आयन। कैसे बनता था कि 2 ऑक्सीजन के लिए आप 2 वाटर यूज करते थे, 2 वाटर के 2 ऑक्सीजन चले गए और एक हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो नाइट्रोजन के साथ NH4 बना लेगा। अगर आपने एसिड Cl लिया है तो NH4Cl बनेगा, अगर एसिड आपने H2SO4 लिया है तो NH4 ट्वाइस SO4 बनेगा। यस और नो? ये रिएक्शन सबको समझ आता है? जी बेटा। O2 के साथ C होगा क्योंकि CN है, आपने एक C नहीं लिखा, एक C बना दिया, कम कर दिया मैंने, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको यूं लिख देंगे C5H। अब ठीक है? यस यू आर राइट। चलो क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? रवाहा सॉरी अफीफा, बिलाल, क्लियर है बेटा रिएक्शन? sir. आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है। आगे देखते हैं। कंपाउंड SNT, ओके ये अब आ गया, ये पहेली आ गई। कंपाउंड SNT रिएक्ट टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड U व्हिच हैज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, वैसे आसान है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, किससे रिएक्ट करेगा कि ये और वाटर बनाए? तो आपको ये पढ़ा हुआ है रिएक्शन, आपने कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये स्टेरिफिकेशन है। यस और नो? मोस्ट लाइकली स्टेरिफिकेशन है। यस और नो? चलो अब कहता है टेबल 4.1 shows some data from the mass spectrum of U यानी कि प्रोडक्ट का मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, आपको पीक्स दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ यूज द डेटा टू शो दैट U contains 7 कार्बन्स। तो भाई कैसे शो करेंगे आप? नंबर ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था? 100/1.1 into abundance of M plus 1 peak and abundance। फॉर्मूला लाजमी लिखना है, abundance of M plus P। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 100 into 1.1 into 7.2 divided by 0.55 divided by 7.2। सॉल्व करें, क्या आ रहा है आंसर? 6.944। 6.94 approximated to 7। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. चल हलीमा सुल्ताना कहाँ मरी हुई हो? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? Yes, sir. चलो चलो जी, फिगर 4.2 shows the infrared spectrum of U। ठीक है, infrared spectrum IR spectrum। क्या कहता है भाई, सवाल कहाँ है इसका? Explain, okay, use figure 4.2 and 4.3 to identify the functional group present in U। Explain your answer fully। functional group बताना है, explanation देनी है। कौन सा functional group होगा भाई? वैसे तो हम तुक्का एस्टर का लगा रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं। देखें आपको यहाँ पर एक ये वाली पीक नजर आ रही है पर्टिकुलरली। आपको मैंने बताया था कि अगर देखिए 1500, 1600, 17
1740 वाली रेंज मैंने बताई थी शॉर्टकट में। अब यहाँ चेक कर लें कि ये देखें जो आपके पास 1670 से 1740 वाली रेंज होती है, किसकी वजह से होती है? CO ग्रुप की वजह से, C डबल बॉन्ड हो। और अगर आप गौर से देखें, अगर ये एस्टर है तो इसमें CO बॉन्ड भी होगा। हाँ भाई, एस्टर है तो CO बॉन्ड भी होता है। तो जरा चेक कर लेते हैं कि इसकी पीक देखो, क्या 1040 ये वाली पीक देखना जरा, क्या ये 1040 से जो रेंज इसने दी हुई है 1300, इसमें ये वाली पीक भी आ रही है? यस और नो? यस सर। That is due to CO and that is due to C डबल बॉन्ड हो। तो कंफर्म हो गया कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ईस्टर का ग्रुप। तो अब आप इसको लिख लेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? एस्टर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? एज द स्पेक्ट्रम शो एब्जॉर्प्शन पीक्स एट नंबर 1। पहली पीक कौन सी थी? ये वाली 1040 to 1300, which correlates to CO bond, and another at 1670, another absorption peak at 1670 to 17 सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर इनवर्स, which correlates, बेटा नहीं करो फातिमा, to C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इज दैट क्लियर बेटा? आगे सवाल देखते हैं बच्चे। क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ लास्ट पार्ट पर। हलीमा, रैयान, चले नहीं करो बेटा। T has also single functional group। कहता है T कौन सा था? ये वाला T। अब अगर ये एस्टर है तो कार्बोक्सिलिक है, ये कौन सा होगा? लाजमी तौर पर अल्कोहल होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यूज दिस इंफॉर्मेशन C part 1 C part 2 टू आइडेंटिफाई T एंड U। T और U बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है बेटा। देखो T और U का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मेरे भाई कैसे करेंगे? सबसे पहले T देख लो। तो बेटा देखो, U में आपको पता है कि 7 कार्बन है, ठीक है, और U बना है ये और ये मिलकर। वाटर में तो कार्बन है तो होता नहीं है। 1 2 3 4 कार्बन, और ये 5वां कार्बन ये रहा। इसका मतलब 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से आए हैं। तो बाकी कितने कार्बन होंगे टी में? बोलो बेटा। 2 कार्बन होंगे। यस और नो? तो जब 2 कार्बन होंगे तो आप क्या बना दोगे? 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना दोगे। यस और नो? दैट वुड बी CH3 CH2OH। और फिर एस्टर बनाना भी आसान है। कैसे बनाओगे एस्टर? सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, यानी ये वाला, और ये जो CO है उसके साथ अल्कोहल की कार्बन चेन लग जाएगी। यस और नो? यस। तो अगर मैं आपकी मोहब्बत में इसको स्केलेटल फॉर्म में ही बना दूं, ये सिंपली COO और CH2 CH3 हो जाएगा। यस और नो? यस। यस सर। भाई यही पढ़ा है ना हमने कि जो अल्कोहल की कार्बन चेन होती है वो CO ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाती है, तो वही करके हमने दिखा दिया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। जी मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पेपर खत्म हो गया, और मेरे ख्याल है 60 आउट ऑफ 60 वाला पेपर था। पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन बहरहाल अगर आपने कोई पार्ट ही नहीं पढ़ा हुआ या कोई सिली मिस्टेक कर दी है तो फिर अलग बात है। देखें इस चैप्टर में मोल्स भी आ गया, इसमें इक्विलिब्रिया भी आ गया, इसमें रिडॉक्स और रेट भी आ गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भर भर के आई है, जिससे मतलब ये है कि आप भी तैयारी तगड़ी करें। इसमें हेसिस लॉ का न्यूमेरिकल नहीं आया, बस ऊपर से इंट्रोडक्शन ले लिया गया। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयोनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, स्टेट्स ऑफ मैटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि चैप्टर्स ज्यादा हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि 4 से 5 सवाल में सारे चैप्टर्स डाल दें। तो 3-4 चैप्टर्स तो आपके मिस होते हैं, लेकिन जाहिर है आप उन 3-4 चैप्टर्स की पैरेलल डायरेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए बहरहाल ये पेपर हमारा बहुत अच्छा सॉल्व हुआ। सबको समझ आया? सबको क्लियर है बेटा? पूरा पेपर विद लॉजिक रीजनिंग सबको क्लियर है बच्चे? यस सर। हनीमा सुल्तान, चलो मेरे बच्चे दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी बेटा बोले। सर मुझे पूछना था कि कार्बन डबल बॉन्ड और अल्कोहल के OH में से प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होती है? कार्बन डबल बॉन्ड। भाई कार्बन डबल बॉन्ड की होती है। प्रेफरेंस टेबल तो आपको इंटरनेट पे वैसे ही मिल जाएगा। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स आ जाते हैं। फिर एक ग्रुप होता है जो
हमारे सिलेबस में नहीं है, ईथर फिर अल्कोहल होता है, तो आप इंटरनेट से देख लो, प्रेफरेंस टेबल आपको मिल जाएगा। अल्कोहल की कम होती है कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड। ओके सर। नहीं सर, सी डबल बॉन्ड ओनली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन 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 डबल बॉन्ड से यार मुझे एग्जैक्टली आप इंटरनेट पे सर्च कर लो। Okay, मेरे ख्याल में अल्लाह भला करे आपका डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, लेकिन आप इसको कंफर्म भी कर ओके सर, थैंक यू। लो। वेलकम।